गुड मॉर्निंग। कल आप लोगों को दो क्वेश्चन दिए गए थे सॉल्व करने के लिए, आप लोग सॉल्व किए उस क्वेश्चन को? यस सर। क्या क्या आंसर आ रहा है? सर वो जो लास्ट के दो क्वेश्चन थे उनमें एक में तो 0 आ रहा है और एक में सर आ रहा है 2 k³/l²। 2k³/l²। और लोग बताइए क्या आंसर आ रहा है? सर तो नहीं आ रहा। 0 और 2k³/l²। यस सर। ठीक है। और सर एक वो पहले दिया था सर उसका आंसर आ रहा है 6k³ d² / x⁴। अच्छा, मैसेज सभी को आया था ना आज क्लास के लिए? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। सर उससे पहले भी एक वो जो डबल का दिया था उसका 6k³ d² / x⁴। और क्या दिए थे हम क्वेश्चन? वो एक में जिसमें दो टर्म्स कैंसिल आउट होती है ना जब हम एक्सपेंशन करते हैं, अच्छा अच्छा। क्यू हाँ क्यू हाँ और -2q। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उसका इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर बताइए आप लोग। एक क्यू था और एक यहाँ पे क्यू था और यहाँ पे बीच में -2q था, है ना? 6 d² / x⁴। हाँ, यहाँ x डिस्टेंस पे है ना। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 6k³ और डिवाइड बाई d² / x⁴। d² / x⁴ ये आ रहा है। यस हमें सर। फोर्स ऑन क्यू निकालना था, है ना? यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। इसमें मुझे इतना याद है कि इसका आंसर में x⁴ आता है। मोस्ट प्रोबेबली ये आंसर करेक्ट है, ठीक है ना? यही आंसर होगा इसका। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लोगे। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। जो लोग नहीं सॉल्व किए वो लोग इसको सॉल्व करके जरूर देखेंगे, ठीक है? तो इसका आंसर यही होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? x⁴ आएगा इसमें। हम बता भी रहे थे आप लोग को लास्ट क्लास में कि उसमें एक्सपेंशन करोगे तो सेकंड फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टर्म जब लिखोगे ना, 1 + nx वाला टर्म भी कैंसिल हो रहा होगा, तो फिर आपको नेक्स्ट टर्म तक लिखना होगा, ठीक है? सो दैट्स द पॉइंट, ओके। और जो एक और क्वेश्चन था, क्या बोलते जिसमें हैं? क्यू और -q मतलब हेक्सागोन था जिसमें एक पॉइंट पे कुछ नहीं दिया हुआ था और बचे हुए 5 पॉइंट पे q था। हाँ, 4k³/l²। k³/l²। अच्छा। आज हमें ऐसा तो नहीं लग रहा है कुछ स्टूडेंट ये तो नहीं सोच रहे थे क्लास 10:30 से है? सर कल मैसेज में तो 8:30 to 10:30 था सर। पता नहीं वो लोग देखें कि नहीं। ठीक है, चलो ठीक है। तो हम देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह से दिया गया था ना कि ये एक स्क्वायर है, सॉरी ऐसे हम बनाए थे कि स्क्वायर है, मान लो ये ऐसा एक स्क्वायर है और इसमें चार्ज यहाँ पे -q है और इसमें q है और q है। तो इसमें सेंटर के अबव रखा गया था एक फिफ्थ चार्ज, तो उस पर फोर्स निकालना था। तो इसमें फोर्स 0 आ रहा होगा, है ना? इसमें 0 आएगा। जो अपोजिट माइनस या अपोजिट डायगोनली अपोजिट सेम सेम है ना, यहाँ पे इसमें प्लस और प्लस है और इसमें 0 आता है। और ये एक क्वेश्चन था कि जिसमें इधर -q है और इधर -q है और यहाँ पे q और ये q है। तो इसमें सेंटर के अबव एक चार्ज रखा हुआ था और इसमें फोर्स निकालना था। तो इसका आंसर जो आप लोग बता रहे हो ना, वो शायद 2k³² होगा, ठीक है ना? यही आंसर आ रहा है ना इसका? ये सर दोनों साइड आएगा वो 45 हाँ पे, वो फिर से हाँ, 90 पे रहेगा तो cos 45 वाला फॉर्मूला फिर से लग। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये आप लोग सभी लोग सॉल्व करके एक बार देखोगे, अगर नहीं होगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? तो जो लोग अटेम्प्ट नहीं किए हैं, आंसर अब चलो पता चल गया ना। तो ये तीनों क्वेश्चन का देखो आंसर बता दिया गया है, ठीक है? सर एक इसको और था वो हेक्सागोन वाला, उसका भी उसका 4k³/l²। हेक्सागन का क्या था क्वेश्चन? एक पे मतलब 5 कॉर्नर पे तो क्यू चार्ज थे, एक कॉर्नर पे चार्ज नहीं था और तो सेंटर पे उसका निकालना कितना आ था। रहा है? उसका आंसर फोर क्या के आ रहा है? नहीं, 4 फोर नहीं के आएगा। 4 नहीं आएगा, k² / a² आएगा उसका। 4 कैसे आ जाएगा? इतना ही है। सर वो फोर एल वाला डिस्टेंस नहीं होगा क्या? क्या? एल का क्या? हेक्सागन है ना, ऐसे हेक्सागन है। तो हेक्सागन में यहाँ पे ऐसा था ना, चार्ज क्वेश्चन क्यू था, यहाँ पे क्यू है और मान लो यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे भी क्यू है, ठीक है? और यहाँ पे भी क्यू है और यहाँ पे चार्ज नहीं है। तो हम ये डिस्टेंस अगर एल है तो ये इसमें जो है ना, ऐसे देखो कनेक्ट करने पे जो है ना, ये सारे डिस्टेंस एल बनते हैं। ऐसे कनेक्ट करोगे ना तो ये भी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाता है। ये साइड अगर एल है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, तो ये साइड भी एल होता है। तो यहाँ पे चार्ज नहीं है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक चार्ज रखोगे क्यू और एक चार्ज यहाँ पे और रख दोगे -q। तो ये क्यू 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 मिलकर के सभी 0 हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट फिगर है। और यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज रखा गया ना, इसका इक्विवेलेंट फिगर ऐसा बनेगा कि यहाँ पे एक -q हो गया और सेंटर पे जो चार्ज q है, तो ऐसा हो जाएगा।
क्योंकि क्यू 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 सभी मिलकर 0 हो जाएगा, माइनस क्यू बच जाएगा यहाँ पे। अब डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एल है ना, तो फोर्स आप निकालोगे तो इसका आंसर हो जाएगा क्यू के इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, तो क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, सो दैट्स द आंसर। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ओके। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 कहाँ से ला रहे थे आप लोग? 4 तो कहीं है ही नहीं है इसमें, ठीक है। नहीं सर, वो डिस्टेंस वाले में गड़बड़ कर दी थी, उसमें एल cos 60 लिख दिया था, तो वहां से वो ये जो है गड़बड़। ना सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है, तो यहाँ से अगर ये साइड अगर एल दिया हुआ है तो ये डिस्टेंस भी एल होगा। ओके सर। ऑल राइट, सो नाउ तो ये सभी देखो क्वेश्चंस जो है ना पॉइंट चार्ज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसके इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग एक बार देख लोगे। ये क्वेश्चन देखिए आपको खुद से अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, तो ये जो लोग नहीं सॉल्व किए, ये 3 क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन लास्ट क्लास में दिया गया था, ठीक है, और असाइनमेंट से भी देख लोगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट एक एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे मान लो एक रॉड है, ठीक है ना। सपोज देयर इज अ रॉड, बेसिक क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो, और इस पे टोटल चार्ज जो है ना क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका लेंथ मान लो एल दिया हुआ है, दिस लेंथ इज एल, और इससे जो है ना डी डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू। तो क्वेश्चन इज कैलकुलेट फोर्स बिटवीन क्यू एंड रॉड, ठीक है ना। सॉरी, मतलब पॉइंट चार्ज एंड रॉड है ना, ये जो है ना पॉइंट चार्ज है, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो। कैलकुलेट फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्ज एंड रॉड, ठीक है। तो पॉइंट चार्ज और रॉड के बीच में फोर्स निकालना है, ठीक है। सो दैट्स द क्वेश्चन। तो ये देखो रॉड पे ये चार्ज जो है, हम मान कर चल रहे हैं, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ना, तो मान के चलोगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। आप लोग इसको ट्राई करिए, बस हम 1 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है। नेपाल नेपाल का देश में नेपाल था ही ना। आंसर कितना आ रहा है आपका इस क्वेश्चन का? इसमें तो चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगेगा ना, क्या लगेगा? चार्ज डेंसिटी। एक नहीं, एलिमेंट नहीं। लेना पड़ेगा इसमें, फोर्स का एलिमेंट लेना पड़ेगा, फिर वहां पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगाना पड़ेगा हमें। डी क्यू पर डी एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई एल। वॉल्यूम चार्ज होगा ना, रॉड है ना। के क्यू स्क्वायर ओवर डी इंटू डी प्लस एल आ रहा है आंसर। डी प्लस एल नहीं, डी प्लस एल बाई टू। टोटल रोड की लेंथ एल है और जो चार्ज है वो सेंटर पे, तो हाफ हाफ लेंथ नहीं हो जाएगी एल बाई टू एल बाई टू। चार्ज सेंटर पे कहाँ है? सेंटर रोड का चार्ज है का टोटल? हाँ हाँ, रॉड पे टोटल चार्ज है। ओके ओके।
कल वाले क्वेश्चन के आंसर बता अभी देंगे स्टार्ट ही हुआ है। फर्स्ट वाले का क्वेश्चन का आंसर तो है 6k क्यू डी स्क्वायर ओवर एक्स की पावर 4। एनी आंसर? किसी का आंसर आया? सर k क्यू स्क्वायर के k क्यू क्यू स्क्वायर स्क्वायर अपॉन l इंटू 1/d माइनस 1 अपॉन l प्लस d। नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, ठीक है। k क्यू सर के क्यू स्क्वायर d ओवर कितना आ रहा है और d इंटू बताइए? डी k क्यू हाँ। स्क्वायर इंटू डी प्लस एल। d प्लस l। हाँ ठीक है। देखो इसमें जो है ना सॉल्यूशन इस तरह से किया जाता है, क्या करेंगे आप कि इसमें एक छोटा सा एलिमेंट आप ले लो ऐसे करके, ठीक है ना, क्योंकि कुलॉम्स लॉ जो है ना, देखो आप ये ध्यान रखेंगे कि कुलॉम्स लॉ इज फॉर पॉइंट चार्जेस, है ना। कुलॉम्स लॉ पॉइंट चार्जेस के लिए है, ठीक है ना। तो इसलिए हम एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे लेंगे, इसको हम लोग स्मॉल चार्ज मान लो, ऐसे DQ बोल देते हैं, DQ। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप ऐसे मान लो कि ये x है, ठीक है ना, और इसका विड्थ आप एज्यूम कर लोगे कि dx है, ठीक है ना, इस तरह से लिखा जाता है इसे, ठीक है ना। इसके विड्थ को, दिस विड्थ यू विल एज्यूम इज dx, ओके। सो नाउ यू विल कैलकुलेट फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो ये df निकालोगे ना, तो ये स्मॉल एलिमेंट इज लाइक ए पॉइंट चार्ज, ओके। सो दिस इज अ पॉइंट चार्ज, दिस इज अ पॉइंट चार्ज, सो यू कैन अप्लाई Coulomb's law. So k q into dq or divided by this separation square, okay, so separation is d plus x whole square, okay. Now we will calculate this dq. तो dq देखिए इसमें ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर है ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, if there is uniform distribution of charge, ठीक है, तो dq by dx is equal to होगा total charge by total length. So total length is L, okay. So charge per unit length will remain the same everywhere, okay. So we'll write like this, dq is equal to q by L or into dx, ठीक है, this we can write. So therefore we get here, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए कि बेसिकली dq का वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो df इज इक्वल टू आ जाएगा k कैपिटल Q और ये q स्क्वायर हो जाएगा बाई L और यहाँ पे dx और डिवाइडेड बाय d प्लस x होल स्क्वायर, ठीक है ना। सो वी हैव पुट द वैल्यू ऑफ dq हियर, ओके, यहाँ से ये वैल्यू पुट किया गया है, ठीक है। तो इसे इंटीग्रेट करके f निकालोगे आप, तो k और q स्क्वायर अपॉन L और इंटीग्रेशन dx और डिवाइडेड बाय d प्लस x का होल स्क्वायर और लिमिट है 0 to, ठीक है ना। ये देखिए हम यहाँ से बेसिकली डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे रॉड से कैलकुलेशन करना है। तो अगर डिस्टेंस यहाँ से मेजर कर रहे हो तो 0 to ये मैक्सिमम L लेंथ तक जाएगा, तो 0 to L लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इसका इंटीग्रेशन कर देना है आपको। तो के क्यू स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो इसमें इंटीग्रेशन से ही निकलता है, ठीक है ना। तो के क्यू स्क्वायर बाई L स्क्वायर और इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेट करके देखो ये आंसर आ जाएगा 1/d और माइनस 1/d प्लस x, सॉरी यहाँ पे x का लिमिट 0 पुट करने से जो है ना d बचेगा ना, तो ये d लिख देंगे और d प्लस l आ जाएगा, अपर लिमिट फिर x की जगह पे l आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर आएगा। तो एलसीएम ले लोगे ना तो एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डी इंटू और डी प्लस एल, ठीक है। तो ये बेसिकली फोर्स का फॉर्मूला हो गया। तो ये दोनों के बीच में फोर्स है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है ना इंटीग्रेशन का आपको आना चाहिए, ठीक है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो ये बेसिक पे फोकस किया जाता है, बस आप एक सीख गए ना बेसिक, अब दूसरा इसी तरह क्वेश्चन अगर आता है तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, ओके। सर dq by dv ले सकता है क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? मतलब रॉड तो 3 डायमेंशनल है ना। अरे ये सब मत पूछा करो आप लोग, कॉमन सेंस लगाया करो, ठीक है ना। रॉड 3 डायमेंशन आपको लग रहा है 3 डायमेंशन, तो फिर आप 3 डायमेंशन किसको बोलोगे? हाँ ये सब इतना, ये सब कितना कैसे सोचते हो आप लोग? रॉड आपको 3 डायमेंशन दिख रहा है या 1 डायमेंशन दिख रहा है? बताइए, ज्यादातर स्टूडेंट को क्या दिख रहा है? 1 डायमेंशन 1 डायमेंशन है ना रॉड, 3 डायमेंशन बोल रहे हो इसको, ठीक है। प्रैक्टिकली थोड़ा लॉजिकली थिंक किया करो, ठीक है। लेंथ
पे डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे बोला जाएगा रॉड में? आप बताइए, क्रॉस सेक्शन की अगर ऐसे कोई थिन रॉड हम ऐसे बनाएंगे तो आप क्या बोलोगे, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इसके क्रॉस सेक्शन पे है या लेंथ में है या वॉल्यूम में है, कहाँ पे है? तो ज्यादातर रॉड जब बोला जा रहा है ना, इसका क्रॉस सेक्शन वगैरह नहीं बोला गया है ना, ध्यान रखो। इफ क्रॉस सेक्शन इज नॉट मेंशन्ड तो फिर आप इसका वॉल्यूम या एरिया के बारे में बात नहीं करोगे, यू विल टॉक ओनली अबाउट लेंथ। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक सिलेंडर है और इसमें इसका रेडियस r दिया हुआ है, ओके, इसका लेंथ l दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसमें चार्ज बोल दिया है ऐसे करके कि अंदर में q चार्ज ऐसे लिखा हुआ है। अब आप क्या समझोगे इसमें कि लेंथ पे हम यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, वॉल्यूम में है कि एरिया में है, किस में कंसिडर करोगे? तो ऐसे जैसे अंदर में लिख दिया है ना, तो अब इसमें कहना होगा कि इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में है, ठीक है ना, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे थिन रॉड है ना, ये थिन रॉड है, तो हम लोग सिंपली ये कहेंगे कि लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, ओके। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ यहाँ पे डिफाइन करना बस सिंपल है, ठीक है ना। इसमें एरिया वगैरह के बारे में कुछ बोला नहीं गया ना, तो हम इसको एक छोटा सा एलिमेंट पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये पूरे रॉड को कवर कर रहा है, ठीक है ना, ये पॉइंट एलिमेंट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एरिया और वॉल्यूम ऑफ द रॉड, ओके, ठीक है। थोड़ा जानते हो, देखो आपको हम बता रहे हैं एक्चुअली स्टूडेंट्स जानते हो मतलब ध्यान नहीं देते हैं कि लर्निंग कैसे करनी है। पहले एक बार प्रैक्टिकली आप सोचिए कि लर्निंग होती कैसे है। अगर मान लीजिए आपको हम यहाँ पे कोचिंग क्लास, अगर आप मान लीजिए कैपेबल नहीं होते, मान लीजिए फीस नहीं पे कर पाते आप, ठीक है ना, आप कोचिंग नहीं अटेंड कर पाते, तो क्या ऐसा होगा कि सपोज कोई बच्चा के पास अगर मान लीजिए इतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो क्या वो सीख नहीं सकता? ऐसी बात नहीं है। सबसे जरूरी जो चीज है ना सीखने के लिए वो है इंटरेस्ट, ठीक है ना। जिसके पास इंटरेस्ट होगा ना तो उसमें उसके लिए मतलब लर्निंग के लिए जानते हो पैसा, हमको लगता है ना ये मनी कभी भी मतलब हिंड्रेंस नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी एन ऑब्स्टेकल, ओके। बहुत लोग ये कहते हैं ना कि जैसे रिजर्वेशन की भी बात होती है कि क्या बोलते हैं इनको रिजर्वेशन दे दो ये वो ताकि वो सभी लोग अपलिफ्ट हो जाएं, ठीक है, उसका मिसयूज भी होता है बहुत ज्यादा। लेकिन आप ध्यान रखें कि लर्निंग के लिए जो है ना, आप किसी को कितना भी पैसा दे दें, कुछ भी कर दें, ठीक है ना, लर्निंग उससे नहीं होती है। लर्निंग के लिए इंटरेस्ट की जरूरत होती है। आप इंटरेस्ट पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि लर्निंग करनी कैसे है, ठीक है ना। तो देखो लर्निंग के लिए आपको जानते हो लर्निंग इज लाइक एन आर्ट, ओके। आपको पैटर्न नोटिस करना होता है। जैसे डांसिंग है ना, डांसिंग एंड लर्निंग, जैसे फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करना और डांस करना दोनों एक ही चीज है, समझ लो, ठीक है ना। आप सोचिए कि लोग हाउ पीपल डांस, ओके, कैसे सीखते हैं, तो दे नोटिस द पैटर्न कि कैसे मतलब बेसिकली मूवमेंट करना है, ठीक है ना। तो वैसे ही बेसिकली इसमें आपको पैटर्न नोटिस करना है कि क्या किया जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जैसे आपको नोटिस करना है कि व्हाट वी हैव डन। आपने चलो क्वेश्चन पूछा कि वॉल्यूम, तो हमने बता दिया कि चलो यहाँ पे वॉल्यूम का केस नहीं है, लेंथ का केस है। तो आपको इस पैटर्न को नोटिस करना है, ठीक है ना। अब जानते हो ये चीज अगर आपने ध्यान से नोटिस कर लिया और फिर इसी चीज को आपने अप्लाई कर लिया तो समझ लो यू हैव लर्न टू डांस इन फिजिक्स, ओके, ठीक है। तो जिस चीज को आपने पैटर्न नोटिस करो और उसी को अप्लाई करो, यही तो हर कुछ जगह पे होता है। एवरी फील्ड ऑफ लर्निंग में यही होती है, ठीक है ना। आपको स्विमिंग करना है तो स्विमिंग में भी वही चीज होती है, आपको पैटर्न नोटिस करना है कि कैसे क्या करना है, ठीक है ना। तो इसमें अब देखो क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे फोर्स कैलकुलेशन में आपने देखा कि एलिमेंट कैसे चूज किया जाता है, कैसे लिमिट लिया जाता है, ये चीज आपको नोटिस करना है। अगर आपने मान लो एक जगह पे आप लिमिट अप्लाई किया और इसको नोटिस नहीं किया, दूसरे में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आप पैटर्न को नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। आपको फिर से फोकस करना होगा। यही चीज सबसे कमी होती है स्टूडेंट में। क्या होता है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं तो फिर दूसरा प्रॉब्लम नहीं कर पाते हैं। तो समझ गया ना। तो लर्निंग के लिए ये चीज करना है कि आपको प्रॉब्लम्स का आंसर नहीं देखना है कि आंसर हमारा आ गया, एवरी स्टेप को नोटिस करना है कि हमने क्या किया है इस स्टेप में। एवरी स्टेप इज लाइक एवरी स्टेप ऑफ डांसिंग, ओके, सो दैट यू शुड लर्न, ओके। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम आपको बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो रॉड का, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का निकालोगे ना तो एवरीथिंग सिमिलर होगा उसमें। लिमिट वगैरह जो है ना, मतलब जिस तरह से आप कैलकुलेशन कर रहे हो ना, एलिमेंट को चूज करना, लिमिट लेना, ये जो स्मॉल चार्ज है वहां पे स्मॉल मास निकालोगे आप, ओके, वो सब कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। जैसे बस स्मॉल चार्ज है वहां पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में स्मॉल मास होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द मैथमेटिकल कैलकुलेशन विल रिमेन द सेम, ओके। तो जब भी जानते हो देखो आप लोग, अगर आपको कभी ऐसा लगता है ना कि आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप अपने आप को कंपेयर करो, मतलब दोज हु डांस वेरी वेल, ओके।
और आप ये जरूर सोचोगे कि आप इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपने नोटिस नहीं किया है पैटर्न को, पैटर्न नोटिस नहीं किया आपने। जब आप पैटर्न नोटिस कर लोगे ना, तो समझ लो कि और कॉपी करने लगे पैटर्न को, ठीक है ना, समझ लीजिए हर प्रॉब्लम सॉल्व होगा फिर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो और हम आपको बताते हैं, प्रैक्टिकल थिंकिंग डेवलप करिए ना कि कैसे लोग करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे आजकल यूट्यूब वगैरह में तो बहुत कुछ मतलब होता है अवेलेबल। देखिए एक सिंपल साइकिल है, ठीक है ना, ठीक है, एक साइकिल है, ठीक है। अब ये बताइए, आप साइकिल लोग सभी लोग चलाते हैं, ठीक है ना, यहाँ, ठीक है ना, साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। तो अब बताइए कि आपने देखा होगा कि एक साइकिल में बहुत लोग स्टंट करते हैं। आपने देखा होगा कि मतलब एक चक्के पे चला रहे हैं साइकिल, पता चला साइड में ऐसे यहाँ रॉड लगा दिया, रॉड पे खड़े हो गए और गोल घुमा रहे हैं ऐसे। आपने देखे होंगे ना, कई स्टंट करते हैं साइकिल पे, करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए। Yes, sir. Yes, आप yes, sir. देख सकते हो, आप गूगल में इसमें टाइप करो स्टंट ऑन साइकिल, ओके, तो आप देखो कि एक से एक मतलब करिश्मा दिखाते हुए लोग मिल जाएंगे। अब हम आपसे पूछते हैं, ये बताइए कि ये स्टंट लोग कैसे करते हैं, हाउ दे डू स्टंट। क्या वो मतलब इनबॉर्न क्वालिटी होती है कि वो मतलब बचपन से ही उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो स्टंट करने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है क्या? कैसे आता है ये स्टंट, कैसे करते हैं आप बताइए। सर वो प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस से होता है ना, ठीक है। तो जानते हो देखो, हम लोग जैसे साइकिल चलाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, आप ऐसे सोचिए कि हम लोग साइकिल सीधा सीधा चलाते हैं, मतलब थोड़ा ऐसे गए, ठीक है। कुछ लोग का थोड़ा अच्छा प्रैक्टिस हो गया तो ज्यादा स्पीड चलाते हैं, थोड़ा जल्दी से टर्न कर लेते हैं, ये सब हो गया, थोड़ा प्रैक्टिस से होता है। लेकिन जो स्टंट करते हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, वो बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, फिर जाकर स्टंट करते हैं, ठीक है। तो जानते हो फिजिक्स में भी यही है, जानते हो आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर क्या होगा कि नए प्रॉब्लम्स को आप जो है ना बहुत इजीली हैंडल करने लगोगे। तो दैट इज सिमिलर टू डूइंग स्टंट इन फिजिक्स, ओके। तो आप ये जानते हैं, आप ध्यान रखिए कि कभी स्टूडेंट कई बार हमें फोन करते हैं, सर आप जो करा देते हैं वो तो समझ में आ जाता है, हम नहीं कर पा रहे हैं खुद से। तो इसका तरीका क्या हो सकता है, आप बस यही है कि एक साइकिल में आप सोचिए कि स्टंट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, वैसे ही फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी वही करना पड़ेगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो एन आर्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एन आर्ट एक्चुअली, ओके। और पैटर्न नोटिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, पैटर्न नोटिस करेंगे तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर पैटर्न नोटिस, एवरी प्रॉब्लम के स्टेप्स को ध्यान में रखना होगा कि क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। तो जब अभी जानते हो स्टार्टिंग में आपको स्टेप्स पे फोकस करना पड़ेगा कि हाँ हमने ये किया ये किया ये किया, ठीक है। बस फिर प्रैक्टिस हो जाएगा ना, जब एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको ये नहीं करनी होगी, ठीक है। देखो हम एक एग्जांपल और दे रहे हैं। आपने देखा होगा कभी कुछ लोग ऐसे होता है ना कि एक ही साथ 3 बॉल्स ले लेते हैं और ऐसे मतलब उछाल रहे हैं और तीनों को मतलब इजिली हैंडल कर रहे हैं, वो गिर नहीं रहा है। कभी आपने ये ट्राई किया है, हैव यू डन दैट? होता ही नहीं है सर Yes, ऐसा sir. मतलब। कभी नहीं होता है, लेकिन जानते हो आप उसको 10-15 दिन ट्राई करो, ठीक है, वो होने लगता है, ठीक है ना। हो जाता है सर। हाँ नहीं, लेकिन क्या फर्स्ट ही टाइम में हो जाता है क्या? नो No, सर sir. नो। लेकिन जानते हो प्रैक्टिस के बाद। एक बात बताइए, प्रैक्टिस के बाद जानते हो आपको सोचना नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कि कैसे हो रहा है वो। यू स्टॉप डूइंग यूजिंग योर ब्रेन, ओके। स्टार्टिंग में आपको ब्रेन ऐसे लगेगा हाँ वो आ रहा है उसको कैच करना है, फिर आप सोचोगे कि इसको इधर फेंकना है, फिर इधर फेंकना है, ठीक है ना, मतलब सोच सोच के आप करोगे, ठीक है ना। लेकिन एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो फिर आप मतलब सोचना छोड़ देते हो, ठीक है। उसी तरह से जस्ट एक 2 मिनट और ले रहे हैं हम। आप लोग जैसे जो लोग भी हिंदी भाषी हैं, जो मतलब स्टार्टिंग से हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है ना, जो इंग्लिश बोलना स्टार्ट किए जब, ठीक है ना, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, तो फिर जानते हो क्या होता है, हम भी जैसे देखे ना कि हम भी जब इंग्लिश सीखे, और क्योंकि हिंदी मीडियम में हम भी पढ़े थे क्लास 10th तक, ओके, 11th में हम इंग्लिश मीडियम में गए, ठीक है। मतलब इंग्लिश हमारा मीडियम नहीं था, मतलब बेसिकली यही था कि इंग्लिश में एग्जाम देना था, ठीक है ना, वहाँ पे तो सब कुछ हिंदी में ही होता था, ठीक है। तो जब इंग्लिश से पढ़ने लगे, मतलब फिजिक्स की बुक वगैरह इंग्लिश में थी, तो थोड़ा फिर ये भी आया कि चलो इंग्लिश थोड़ा बोलने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उस स्टार्टिंग में क्या होता है कि पहले सोच सोच के बोलते हैं, ठीक है, कि हिंदी हाँ में अभी, बनाते हैं सर। हाँ मतलब माइंड में चल रहा होता है कि अभी हमको ये बोलना है, अभी ये बोलना है, ठीक है ना, अभी ये बोलना है, ठीक है ना, इस तरह से सेंटेंस बना के बोलना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सोच सोच के बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप ये बताइए, लेकिन उसके बाद बताइए कि जब एक बार फ्लुएंसी आ जाती है, उसके बाद क्या आप सोचते हो इंग्लिश बोलने के लिए? नो सर। तो आप जानते हो ये चीज, जानते हो आप इसमें भी होता है, फिजिक्स में भी स्टार्टिंग में जानते हो क्या होगा, आपको सोचना पड़ेगा बहुत कुछ, ठीक है ना, कि क्या करना है, ये करना है, वो करना है। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा ना, उसके बाद आपका सोचना बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन देखते के साथ समझ में आ जाएगा कि हाँ ये करना है इसमें, ठीक है।
तो प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, इसका और कोई तरीका नहीं है फिजिक्स में एक्सपर्ट बनने का। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना उतना अच्छा एक्सपर्ट बन जाएंगे आप, ठीक है ना। और इसको आप कोई बहुत मतलब कुछ अलग सी चीज मत समझिए। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो कोई मतलब फिजिक्स, लर्निंग फिजिक्स इज सेम एज लर्निंग कुकिंग। ओके, कोई कुकिंग अगर सीख रहा है ना और कोई फिजिक्स सीख रहा है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कुकिंग में आप प्रैक्टिस करोगे अच्छे कुक बन जाओगे, शेफ बन जाओगे बहुत अच्छे। फिजिक्स में प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे मतलब टीचर या अच्छे प्रोफेसर बन जाओगे, ठीक है ना। बस यही अलग अलग स्ट्रीम है, बट एवरीथिंग इज सेम एक्चुअली, एवरी लर्निंग इज सेम एक्चुअली। ओके, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे, तो अब हम देखो ये कुछ क्वेश्चंस हम आपको करा दिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं। तो हम देखो अब जो है ना पैटर्न हम अपना चेंज कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम बोले थे ना कि देखो एक्चुअली ये बहुत टाइम टेकिंग वाला सब्जेक्ट है, तो इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट वे में पढ़ाएंगे। तो अब आज के क्लास में जो है ना मोस्ट ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है ना। और एक्चुअली क्या होगा कि इससे थ्योरी एक जगह पे लिखी होगी, ठीक है ना। और हम आप एवरी क्लास में आने के पहले उस थ्योरी को अच्छी तरह से रिवाइज करके आओगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू हैव टू रिवाइज दिस थ्योरी वेरी वेल। ओके, और उसके बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं उस थ्योरी को अप्लाई कर करके हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो कूलॉम फोर्स तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। चलो एक बार लिख देते हैं फिर से यहाँ पे, कूलॉम फोर्स। कूलॉम फोर्स, इसमें ये बोला गया कि जैसे 2 पॉइंट चार्जेस है, ठीक है ना, ये Q1 है और ये Q2 है, तो इनके बीच में फोर्स जो होता है वो K Q1 इंटू Q2 और डिवाइड बाई R स्क्वायर है, जिसमें K इक्वल टू हम लिखे हुए 1/4πε0, ठीक है ना। ये तो दीज टू आर पॉइंट चार्जेस। इसमें ये बताया गया था कि दोनों चार्जेस रेस्ट में होना चाहिए, रेस्ट में हो सकता है या फिर स्पीड मच लेस देन c होगा, तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। अदरवाइज दिस फॉर्मूला डजंट अप्लाई। ओके, दैट्स वन थिंग। ओके, तो ये कूलॉम फोर्स हो गया। नाउ वी इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो देखो हम बहुत ज्यादा, क्योंकि ये क्लास 12 से आप पढ़ते आ रहे हो ना, तो इस पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका हम एक वेक्टर फॉर्मूला भी लास्ट क्लास में बताए थे ना, कि जैसे Fij आप लिखते हो, ठीक है ना। Fij तो ऐसे बताए थे K Qi और इंटू Qj, और यहाँ पे था Ri वेक्टर और माइनस Rj वेक्टर, है ना। और डिवाइडेड में क्या था, व्हाट वी हैड इन डिनोमिनेटर, Ri माइनस Rj मॉडुलस होल क्यूब, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी हैड। ओके, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो दिस मच वी हैड डिस्कस्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट आप जानते हो। दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फैराडे, ठीक है ना। फैराडे ने फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है ना। उसने ये कहा कि दो चार्जेस कांटेक्ट में नहीं है, तो मतलब चार्जेस फोर्स इसलिए एक्सपीरियंस करते हैं क्योंकि एक चार्ज कुछ इनविजिबल फील्ड क्रिएट कर रहा है अपने चारों तरफ, और उस फील्ड की वजह से दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस, कॉन्सेप्ट का मतलब एक अवधारणा, समझ रहे हो ना, एक मतलब एजम्पशन जैसा है, ठीक है ना। ठीक है, इंट्रोड्यूस टू एक्सप्लेन हाउ चार्जेस, ठीक है, इंटरैक्ट, ठीक है ना, इंटरैक्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे कहते हैं ना कि मान लो दो चार्ज हैं Q और कैपिटल, ठीक है ना, कैपिटल Q और Q, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल Q प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ऑफ Q, और EQ अप्लाइज, ठीक है ना, EQ अप्लाइज फोर्स ऑन Q, ठीक है ना। तो डायरेक्ट Q जो है ना पहले प्रोड्यूसेस, है ना, ऐसे लिख दो यहाँ पे, प्रोड्यूसेस, ठीक है। ये जो है ना अपने चारों तरफ फील्ड क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना, और फिर उस फील्ड की वजह से बेसिकली फोर्स लग रहा है, EQ अप्लाइज फोर्स ऑन Q। उसी तरह से आप ऐसे लिखते हो कि Q प्रोड्यूसेस, ठीक है, Q प्रोड्यूसेस
EQ का मतलब हो गया फील्ड ऑफ स्मॉल क्यू, ठीक है, और फिर EQ अप्लाइज फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, ठीक है ना। तो ये एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा, और क्या बोलते हैं, फिर ये फील्ड अपना क्रिएट करेगा, उसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगता है। तो यहाँ पे फील्ड का फॉर्मूला ये डिफाइन किया जाता है, जैसे फील्ड ऑफ क्यू निकालना चाहते हो ना, तो ये हम निकालेंगे फोर्स ऑन क्यू बिकॉज ऑफ कैपिटल क्यू और डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होगा। तो अगर फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू निकालना चाहते हो तो हम फोर्स स्मॉल क्यू पे निकालेंगे, फोर्स ऑन स्मॉल क्यू बाय कैपिटल क्यू, और डिवाइड फिर स्मॉल क्यू से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसा लग रहा है देखने में कि क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ कैपिटल क्यू, ठीक है ना, कैपिटल क्यू का प्रॉपर्टी बच जाएगा। तो ये फील्ड का फॉर्मूला है, ठीक है ना। उसी तरह से फील्ड ऑफ स्मॉल क्यू निकालना चाहते हो ना, तो इसको ऐसे लिखना होगा फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू, ठीक है ना, और बेसिकली सॉरी फोर्स हमें लिखना था ना यहाँ पे। तो फील्ड ऑफ स्मॉल क्यू निकालना है तो हम ऐसे लिखेंगे फोर्स ऑन कैपिटल क्यू बिकॉज ऑफ स्मॉल क्यू और डिवाइड बाय कैपिटल क्यू, ठीक है। तो जिस चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हो ना उसी चार्ज से डिवाइड कर देते हैं। तो ये फील्ड का फॉर्मूला है, मतलब इसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी चार्ज पे फोर्स निकाल देंगे और फिर जिस चार्ज पे फोर्स निकाल रहे हैं उसी चार्ज से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये फील्ड का फॉर्मूला है, ये जानते हो, इसको बोलते हैं बेसिकली फंडामेंटल फॉर्मूला है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, बेसिक या फंडामेंटल फॉर्मूला कह सकते हो, ठीक है ना, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है ना। ये फॉर्मूला ऑलवेज अप्लीकेबल है, चाहे कोई भी सिचुएशन में आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, EMT का कॉन्सेप्ट आप चाहे कहीं पे भी अप्लाई कर रहे हैं, ये फॉर्मूला जरूर यूज किया जाता है, चाहे चार्जेस रुके हुए हैं चाहे मूविंग है, हर जगह पे यूज होता है ये फॉर्मूला, ठीक है ना, ऑलवेज अप्लीकेबल, ठीक है ना। जैसे कुलॉम्स लॉ के बारे में बोला गया ना कि ये फॉर्मूला बेसिकली हमेशा यूज नहीं होता है, ठीक है, स्टेशनरी चार्ज या फिर स्लो मूविंग चार्ज के लिए यूज होता है, बट दिस इज रिगार्डेड एज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ओके, कि फील्ड को हम फोर्स पर यूनिट चार्ज से डिफाइन करते हैं, ठीक है, और हमेशा यूज होता है। तो अब हम लोग देखो लिखेंगे फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना चाहते हैं, तो देखो इसके लिए ऐसा करेंगे, जैसे कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, हम पता करना चाहते हैं कि इसका यहाँ पे फील्ड कितना है, ठीक है ना, r डिस्टेंस पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक चार्ज पुट करेंगे, ठीक है ना, पुट स्मॉल q टू फाइंड EQ, ठीक है ना। यहाँ पे चार्ज है नहीं, ठीक है ना, देयर इज नो चार्ज हियर, मगर हम इसका फील्ड पता करने के लिए पहले हम किसी चार्ज पे फोर्स निकालते हैं, उस चार्ज से डिवाइड करते हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो फील्ड ऑफ क्यू निकालना था ना, तो हम फोर्स ऑन स्मॉल क्यू और बिकॉज ऑफ कैपिटल क्यू और डिवाइड बाय स्मॉल क्यू ऐसे लिख देंगे। तो फील्ड ऑफ ये फोर्स निकालोगे तो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स हो जाएगा के क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, और फिर डिवाइड करोगे स्मॉल क्यू से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा के कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फील्ड का फॉर्मूला हो गया। तो ये EQ इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू और बाई आर स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि देखिए अगर कोई चार्ज जैसे पॉजिटिव है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो इसका फील्ड अगर आप यहाँ पे निकालोगे ना तो फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज लिखा जाता है, ठीक है ना। और अगर कोई चार्ज नेगेटिव है, ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे जैसे यहाँ पे फील्ड निकालेंगे तो इसका फील्ड टुवर्ड्स द चार्ज लिखते हैं हम लोग, ऐसे इट इज टुवर्ड्स द चार्ज, ठीक है ना, नेगेटिव। तो फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द चार्ज एंड फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज इज टुवर्ड्स द चार्ज, ओके। बस इतना ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना, ओके। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये क्या है, फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म अगर लिखेंगे ना, देखो वेक्टर फॉर्म, तो अगर मान लीजिए EQ आप वेक्टर में लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे, देखो जैसे मान लो ये चार्ज Q है, ये कोई ओरिजिन है, ये इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर है, RQ बोल देते हैं, और इस पॉइंट पे हम लोग ऐसे, ये कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर R है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे फील्ड निकालना चाहते हैं, तो फिर से वही कहा जाएगा कि यहाँ पे आप एक पुट करोगे, पुट स्मॉल q, ठीक है ना। तो हम लोग फिर वेक्टर फॉर्मूला इसमें वेक्टर में निकालना है ना, तो ऐसे लिखोगे फोर्स ऑन q बिकॉज ऑफ कैपिटल Q वेक्टर और डिवाइड बाय q, ऐसे लिखना होगा। तो अब आप देखिए हम यहाँ पे चार्ज है नहीं, हम यहाँ पे चार्ज q पुट करेंगे टू कैलकुलेट, ठीक है ना, फील्ड। तो अब आप देखिए EQ इज इक्वल टू, अब कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखे थे ना हम, देखो फोर्स ऑन स्मॉल q निकालना चाहते हैं बिकॉज ऑफ कैपिटल Q, तो ऐसे लिखेंगे के क्यू इंटू कैपिटल Q, और हम आई जे जब लिखते हैं ना तो यहाँ पे आर आई माइनस आर जे लिखते हैं ना, मतलब आर आई इज पोजिशन वेक्टर ऑफ आई एस चार्ज होता है, तो यहाँ पे चार्ज क्यू है ना, तो उसका पोजीशन वेक्टर देखो आर दिख रहा है, तो आर माइनस ये हो जाएगा आर कैपिटल Q, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय आर माइनस आर कैपिटल Q
होल क्यूब, ठीक है ना। तो और डिवाइडेड में क्यू है, तो ये क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बस यहाँ पे ऐसा हो जाता है, देखो ई कैपिटल क्यू फील्ड ऑफ, इसको लिखा जाएगा ऐसे, ये फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू है, तो दैट विल बी इक्वल टू के कैपिटल क्यू और आर माइनस आर कैपिटल क्यू, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आर माइनस आर कैपिटल क्यू, ठीक है ना, इसका होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली फील्ड का वेक्टर फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। दिस इज द वेक्टर फॉर्मूला ऑफ फील्ड, ओके। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये फोर्स का जो फॉर्मूला है ना, उसी को यूज किया गया। अब मान लो जैसे हम बताए ना, अभी आपको नहीं समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया ना, तो दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, ओके। आपको थोड़ा सा खुद से सोचिए इसको कि हमने क्या बोला, ठीक है। देखो ये मत सोचा करो कि जैसे टीचर बोल रहे हैं ना तो हमको बिल्कुल 100% समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हम लोग भी जानते हो, जैसे आईआईटी वगैरह में पढ़ते थे ना, आईआईटी कानपुर में, तो ऐसा नहीं होता कि टीचर पढ़ा रहे हैं तो एकदम बहुत ध्यान से सुनते थे कि मतलब क्या पढ़ा रहे हैं, वो बिल्कुल उसी टाइम समझ में आ जाना चाहिए। बाद में जब आप एक बार फिर से पढ़ोगे ना इसका, देखो लर्निंग का तरीका ये होता है कि अभी हम पढ़ाएं, जो समझ में आया ठीक है, अब घर में जाइए, उसके बाद पढ़िए कि हाँ यहाँ पे क्या किया गया है, हाँ ऐसा किया गया, हाँ ठीक है हम समझ रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया गया, ऐसा किया गया, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि कैसे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। सो दिस हैज बीन डन, ओके। सो नाउ आई अंडरस्टैंड कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, मतलब स्टेप्स कैसे है। तो बाद में जब आप पढ़ो ना, तब आपको समझ में ज्यादा आना चाहिए, ठीक है ना। ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट, ओके, ठीक है। तो हालांकि हम सब कुछ एक्सप्लेन कर दिए है यहाँ पे कि फोर्स का जो फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं ना, आई जे, तो इसमें आई एस चार्ज का पोजीशन वेक्टर पहले लिखते हैं, फिर जे एस का बाद में लिखते हैं। तो वहां पे हम ये नहीं कह रहे हैं यहाँ पे कि हम ये बेसिकली क्यू का पोजीशन वेक्टर है, हम इसको ऐसे इंटरप्रीट कर रहे हैं कि ये चार्ज क्यू है और हम यहाँ पे फील्ड निकालना चाहते हैं इस लोकेशन पे। तो हम ये कहेंगे कि आर जो है ना, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां पे हम फील्ड निकालना चाहते हैं, ठीक है, वी वांट टू कैलकुलेट फील्ड, ओके। और क्यू, आर क्यू जो है ना, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां पे चार्ज रखा हुआ है। तो जहां पे हमें फील्ड निकालना है ना, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर है, लेकिन अब हम यहाँ पे क्यू रख देंगे ना, तो ये फिर इस क्यू का भी पोजीशन वेक्टर यही हो जाएगा, दिस विल बी पोजीशन वेक्टर, इज दैट ओके। तो बस यही है, ठीक है ना। सो वी कैन राइट लाइक दिस, इज दैट ओके। सर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स सेम होंगे क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है। अब आप देखो यहाँ पे अगर आप ये बताइए कि हम यहाँ पे एक बार पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन ये बता दिया गया ना, ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है फील्ड और नेगेटिव के टुवर्ड्स होता है। अब आप ये बताइए कि यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर फोर्स किधर लगेगा इस पॉजिटिव चार्ज से, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट सर। और अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ रखोगे तो फोर्स किधर लगेगा? लेफ्ट साइड, लेफ्ट लगेगा। तो आप बताइए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स सेम हुआ क्या, सेम डायरेक्शन हुआ? नहीं हुआ ना। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन है ना, वो फील्ड के डायरेक्शन में ही हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो फील्ड के अपोजिट होगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। वो यहाँ से भी पता चल रहा है ना आपको, देखो इस फॉर्मूले से भी, कि जैसे यहाँ से देखिए फोर्स निकालोगे ना तो फील्ड इनटू चार्ज लिखते हो। सो इफ चार्ज इज पॉजिटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन में आएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स और फील्ड का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो नेगेटिव आ जाने का मतलब होता है अपोजिट, ओके। तो ये अपोजिट हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो ये, चलो यहीं पे हम फिगर इसमें यहाँ पे बना देते हैं इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फील्ड है, अरे ये सब तो आप लोग बहुत छोटी चीजें पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऐसे, अब हम यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज रख दिए पॉजिटिव, तो इसके ऊपर फोर्स जो है ना इधर लगेगा। अब यहाँ पे मान लो हमने नेगेटिव चार्ज रख दिया, ये नेगेटिव है तो इस पे फोर्स इधर लगेगा ऐसे। ये तो आप लोगों ने देखा नहीं है, जब डाइपोल ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि डाइपोल, ठीक है ना, डाइपोल को फील्ड में रख देते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पे फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव में फील्ड के अपोजिट। तो ये ध्यान रखोगे, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है मान लो, ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, ऑलराइट। तो बस यही है, ओके। तो ये फील्ड का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस, ठीक है ना, देखो फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज, तो आपके पास ध्यान रखना है कि फील्ड के दो फॉर्मूले आपको हम बताए हैं, ठीक है ना। एक फॉर्मूला आपको ये बताया गया है, ये पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, फील्ड ऐसे लिखा था ना, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो एक तो ये फॉर्मूला है, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, ठीक है ना, और एक फॉर्मूला ये है, इट इंक्लूड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो दोनों चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखो फील्ड ड्यू टू
कंटिन्यूअस चार्ज अगर लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अब हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो इसके दो अप्रोचेस होते हैं, ठीक है ना, देखो 2 अप्रोचेस, ठीक है, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। पहला अप्रोच है, ठीक है, यूजिंग मैग्नीट्यूड फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड फॉर्मूला, समझ गया ना। फील्ड ड्यू टू अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो दो अप्रोचेस है, एक है मैग्नीट्यूड फॉर्मूला और एक है वेक्टर फॉर्मूला, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फॉर्मूला ये लगाना होगा के क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे के क्यू बाई आर स्क्वायर, इस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें तरीका ये होता है, देखो इसमें जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें कुछ चार्ज दिया हुआ है, अब हमें इसका फील्ड निकालना है, तो हम एक छोटा सा एलिमेंट पहले चूज करेंगे, ठीक है ना, इसको हम डी क्यू मान लो बोल देते हैं, ऐसे डी क्यू, ठीक है। और फील्ड सपोज करो हमें यहाँ निकालना है, तो ये इससे डिस्टेंस हो गया आर, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले इसमें ऐसे लिखेंगे डी डीई, तो डीई इज इक्वल टू ऐसे लिख दोगे के डी क्यू और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्टेप्स हम देखो ये लिख रहे हैं, ठीक है ना, दिस इज स्टेप्स, ठीक है। तो ये निकालोगे, अब इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा आपको, रिजॉल्व, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करके आपको निकालना पड़ेगा डीई एक्स। अब कैसे वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग निकलेगा, कभी कभी डीई वाई, ऐसे जनरली ऐसा केस जो है ना 2 डायमेंशन में करते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन वगैरह में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, अगर चाहते हो तो डीई जेड ऐसे करके हम ये निकालेंगे, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे, ठीक है ना, यहाँ से इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेट करोगे, इससे निकलेगा आपका ई एक्स, इससे निकलेगा ई वाई और इससे निकलेगा ई जेड, ठीक है। ये इंटीग्रेट किया जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद ई निकालना है ना, तो ई वेक्टर में का निकालना है, तो ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, ठीक है ना, और प्लस ई जेड और के कैप, ये लिखोगे। अगर आपको मैग्नीट्यूड में निकालना है तो ये हो जाएगा रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर और प्लस ई वाई स्क्वायर और प्लस ई जेड स्क्वायर, ऐसा होगा, ठीक है ना। तो मेथड यही है, आप ध्यान रखोगे कि एक छोटा सा एलिमेंट निकालना होगा, उस एलिमेंट से जिस पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे आपको फील्ड निकालना है, ओके। तो अब देखिए जैसे एलिमेंट यहाँ पे फील्ड निकालना है ना, तो एलिमेंट से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस पहले निकाल लोगे और उसको यूज करके पहले डीई निकलेगा, और डीई को रिजॉल्व करके डी एक्स डी वाई डी जेड और फिर उसे इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। ये इसका फर्स्ट अप्रोच है, ठीक है ना। लेकिन इस अप्रोच में जैसे 3 कंपोनेंट निकाल रहे हो ना, हम यहाँ पे थ्योरी बताने में ये बोल रहे हैं कि 3 कंपोनेंट निकालना होगा, एक्चुअल में 3 कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमको ये पता चल जाता है कि 2 कंपोनेंट 0 होने वाला है, ठीक है ना। देखो समटाइम्स, इसको हम ये बता देते हैं, समटाइम्स, ठीक है, वी यूज सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है ना, सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, टू कंक्लूड दैट some components are 0, some आर 0, ठीक है ना। कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ कंपोनेंट्स 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो जैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि देखो, तो उस केस में जो है ना हमें सिर्फ एक कंपोनेंट से भी काम चल जाएगा, मतलब हमें पता चल जाएगा, मान लो ये दोनों 0 हो गए तो इसको हटा देंगे, बच जाएगा सिर्फ एक कंपोनेंट, ओके। तो जैसे हम देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना, सपोज ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना। सपोज एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म रॉड। तो अगर आप मान लीजिए फील्ड इसका यहाँ पे निकाल रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, दिस डायरेक्शन इज सपोज एक्स डायरेक्शन, ओके, और ये डायरेक्शन हमारा वाई डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो देखिए ये लाइन जो है ना, इसको बेसिकली हमें पता है कि यहाँ पे फील्ड निकालोगे ना, कोई भी एलिमेंट लोगे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप ऐसे करके एलिमेंट ऐसे लेते हैं, तो इस एलिमेंट से फील्ड निकालोगे ना, तो इस पॉइंट पे फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज ऐसे हो जाएगा पॉजिटिव एक्स में। फिर दूसरा एलिमेंट कहीं पे भी लोगे तो उससे भी इधर ही आएगा, तो सभी एलिमेंट से फील्ड का डायरेक्शन जो है ना इधर ही आएगा। तो इस पॉइंट पे अगर निकालोगे ना, तो इसमें ई एक्स निकलेगा और वाई और जेड कंपोनेंट 0 निकलेगा, देयर विल नॉट बी एनी वाई और जेड कंपोनेंट। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ना वाई एक्सिस के लॉन्ग है और ये लाइन भी सिमेट्रिक लाइन है, जैसे ये भी क्या है, ये सिमेट्रिक लाइन है, सिमेट्रिक लाइन है, ठीक है ना। ये लाइन भी सिमेट्रिक लाइन है एक तरह से। तो सिमेट्रिक लाइन पे जनरली फील्ड जो है ना उसी लाइन ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, इस पॉइंट पे फील्ड निकालोगे ना, तो इस पॉइंट पे फील्ड जो है ना इधर निकलेगा, ऐसे ये डायरेक्शन होगा फील्ड का, इसमें इधर होगा फील्ड का डायरेक्शन, मतलब एक्स डायरेक्शन में सिर्फ होगा, ठीक है ना। तो मतलब इसमें चलो ऐसा करो, ई सिर्फ लिख दो कि एक्स कंपोनेंट होगा, ई और वाई और जेड 0 हो जाएगा। इसमें निकालोगे ना तो इसमें सिर्फ वाई कंपोनेंट होगा, देयर विल बी वाई कंपोनेंट एंड
क्योंकि ऐसे आप क्लास 12 में पढ़े होंगे, इधर बताया जाता है कि इधर एक एलिमेंट लोगे और इधर एक एलिमेंट लोगे, इधर वाले एलिमेंट से फील्ड इधर हो जाएगा, इधर वाले एलिमेंट से इधर होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ऐसे कह सकते हो कि हाफ पोर्शन से फील्ड इधर जाएगा अवे फ्रॉम द चार्ज और हाफ पोर्शन से इधर जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए सिर्फ वाई कंपोनेंट, तो यहाँ पे फिर हम अदर कंपोनेंट निकालेंगे ही नहीं। तो मतलब जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे ना, देखो हमें जब पता चल गया ना कि सिर्फ वाई कंपोनेंट नॉन जीरो आने वाला है, तो हम इसको रिजॉल्व करके ये और ये कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। वी विल ओनली डू कैलकुलेशन फॉर वाई कंपोनेंट, ओके, दैट्स व्हाट वी डू, ठीक है। तो ये ऐसा किया जाएगा, ओके नाउ। तो ठीक है, सो दैट यस, जैसे हमने फोर्स में किया था, रोड पर कोई स्मॉल एलिमेंट डीक्यू चार्ज कंसीडर करते हैं, हम लोग यहाँ भी वही करेंगे क्या? सब कुछ हाँ वैसे ही रहेगा, वैसे ही, ठीक है ना। तो अच्छा ये ध्यान रखो आप लोग जो है ना, खुद से भी पढ़ना है आपको, ऐसा नहीं कि कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है बस उतना ही सफिशिएंट है। बुक्स के सॉल्व एग्जांपल वगैरह जरूर पढ़ोगे, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखो, टू बिकम गुड इन समथिंग यू हैव टू पुट एफर्ट, ओके। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा अपनी लर्निंग को बढ़ाएंगे, उतना अच्छा होगा, ठीक है ना। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट, ओके। तो ये हो गया एक अप्रोच, ठीक है ना। तो इसको हम बताएं ना, इसमें दो अप्रोचेस हैं, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच यूजिंग मैग्नीट्यूड फॉर्मूला। तो मैग्नीट्यूड फॉर्मूला अब जानते हो, इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, आपको हमेशा इसी स्टेप को यूज करना है, ठीक है। अब दूसरा अप्रोच हम बता रहे हैं, देखो इसमें सेकंड सर रॉड वाई एक्सिस पे हो और रेफरेंस पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे हो तो मतलब अब जो भी हम सुनो, एक मिनट, जो भी अब वो पूछ रहे हो ना, खुद से सोच करके पता करोगे क्या होगा, ठीक है ना। यार तुम लोग हमसे पूछते हो, ठीक है ना, हम जाएंगे एग्जाम देने के लिए, क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हो ना, उसको एनालाइज किया करो, ठीक है। उसको सोचा करो, क्या रॉड वाई एक्सिस पे होगा, पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो, तो सोचो उसको, बैठ करके घर में देखो क्या होगा। ऐसे करोगे ना तो कभी नहीं सीख सकोगे कुछ भी। माइंड में क्वेश्चन आया तुरंत हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है, ऐसे नहीं किया जाता है, ठीक है। इफ यू आर हैविंग सम थॉट्स, ओके, यू एक्सप्लोर दैट थॉट, ओके, उसको करो जाके, ठीक है ना, उसको निकालो क्या निकलेगा, ठीक है, खुद से समझ में आएगा, ठीक है। सेकेंड अप्रोच, दिस इज यूजिंग वेक्टर फॉर्मूला। वेक्टर फॉर्मूला हमारा ये वाला फॉर्मूला है, जैसे ऐसे लिखे ना अभी, ई क्यू फील्ड बिकॉज ऑफ क्यू इज इक्वल टू के क्यू, और यहाँ पे आर माइनस आर क्यू, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय आर माइनस आर क्यू मॉडुलस का होल क्यूब, ठीक है। तो इस अप्रोच में देखो स्टेप्स इसमें ये है कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, E इज इक्वल टू, इसमें डायरेक्ट लिख दिया जाता है, इसमें कोई रिजॉल्व वगैरह नहीं करते हैं, इसमें K और यहाँ पे लिख देते हैं डी क्यू, ठीक है ना, और यहाँ पे R माइनस आर, जैसे Q लिखा हुआ था ना, तो यहाँ क्यू क्यू है, R डी क्यू लिखोगे, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाई R माइनस आर डी क्यू, इसका होल क्यूब, ठीक है। तो ये बेसिकली डायरेक्ट इसमें ये कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है ना। दिस इज हाउ वी राइट, एक मिनट, इज दैट ऑल राइट। सो इस तरह से इसको करते हैं, ठीक है ना, के डी क्यू आर माइनस आर डी क्यू, आर माइनस आर डी क्यू होल क्यूब, ओके। सो दिस इज द सेकेंड अप्रोच। सो यूजिंग वेक्टर फॉर्मूला इस तरह से आप लिख सकते हैं, ओके। तो अब देखो इसमें क्या है, मतलब इसमें कोई रिजॉल्व नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, कोई एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट कुछ भी नहीं निकालना है, डायरेक्ट यहीं से आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसमें लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि आपको क्या करना होगा कि जैसे ये हमारा एलिमेंट है, ठीक है ना, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, तो इसमें एक छोटा सा एलिमेंट आप ले रहे हो, ओके, ये हमारा डी क्यू कहलाएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऑरिजिन दिया हुआ रहेगा, या आप ऑरिजिन अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब जैसे कैसे लेंगे हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक डिस्क है, तो डिस्क का सेंटर पे ऑरिजिन ले लो, ठीक है ना। अब मान लीजिए एक रॉड है, तो रॉड का सेंटर पे ऑरिजिन ले लोगे इस तरह से, ठीक है ना। तो कहीं पे ऑरिजिन आप ले सकते हो, ठीक है ना, तो ऑरिजिन आप कहीं ना कहीं चूज कर लोगे। तो अभी हम मान लो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ऑरिजिन चूज कर लिया। अब जो एलिमेंट आप ऐसे बनाओगे ना, देखो ये एलिमेंट, ठीक है ना, तो ये एलिमेंट का कोऑर्डिनेट आप ऐसे लिख दोगे, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कुछ ऐसे लिख दोगे, मतलब वेरिएबल, ये एलिमेंट का कोऑर्डिनेट वेरिएबल होगा। और जिस पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ पे फील्ड निकालना है, ठीक है ना, तो इसका कोऑर्डिनेट जो है ना, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट ये कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना है, इट्स कोऑर्डिनेट्स विल बी कांस्टेंट। तो इसमें आर वेक्टर जो होगा ना, ये कांस्टेंट वेक्टर होगा, कांस्टेंट वेक्टर, ठीक है। जैसे हम आपको बता रहे हैं क्या, कैसे, इसका मतलब क्या है, जैसे देखो ऐसा होगा, जैसे एक रॉड है, आपको रॉड से यहाँ पे फील्ड निकालना है, हियर यू हैव टू कैलकुलेट फील्ड हियर, तो इसको ऑरिजिन लोगे, तो आप बताइए कि इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मान लो ये वाई एक्सिस बोल दिया, इधर एक्स एक्सिस बोल दिया, तो इसका कोऑर्डिनेट ऐसा हो जाएगा, देखो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 D और 0,
ऐसा हो जाएगा, समझ गए ना। लेकिन अगर मान लीजिए आप एलिमेंट यहाँ पे लेते हो, ऐसे एलिमेंट यहाँ पे ले लिया, इसका डिस्टेंस ये ऑरिजिन है तो एक्स एक्सिस पे सम डिस्टेंस पे लिया, तो इसका कोऑर्डिनेट आपको जैसे एक्स एक्सिस पे ना तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स लिखना होगा, वाई कोऑर्डिनेट 0, जेड कोऑर्डिनेट 0 ऐसे। तो आप बताइए इसका कोऑर्डिनेट वेरिएबल हुआ ना, तो इसमें ध्यान रखना है हमेशा एलिमेंट का जो कोऑर्डिनेट होगा ना, कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट इज वेरिएबल, ठीक है ना। एलिमेंट का कोऑर्डिनेट वेरिएबल होगा, लेकिन जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, ओके, इसको फील्ड पॉइंट बोलते हैं, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है ना उसे फील्ड पॉइंट कहेंगे, फील्ड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। तो ये दूसरा अप्रोच है। तो ये अप्रोच जानते हो ज्यादा बेटर अप्रोच है। इसमें ध्यान रखोगे DQ लिखा गया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ DQ है, ठीक है ना। और पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका तो आप जानते हो ना, किसी भी पोजीशन वेक्टर को लिखना है तो ऐसे लिख देते हैं xi कैप प्लस yj कैप और प्लस zk कैप, ठीक है ना। सो दैट इज द अप्रोच, ओके। तो फील्ड कैलकुलेशन का ये अप्रोच है, ठीक है ना। तो हम लोग देखो यहाँ पे वही डिस्कस कर रहे थे ना इसमें, फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज, ओके। तो ये दो अप्रोचेस हैं, ठीक है ना। लेकिन अब एक थर्ड अप्रोच भी होता है, ठीक है ना। थर्ड अप्रोच है यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। तो जानते हो देखो अभी जो हम आपको बताया ना ये दो अप्रोचेस, ये ज्यादा जनरल अप्रोच है। गॉस लॉ जो है ना वो मतलब इसका लिमिटेड यूज है, ठीक है ना। इट डजंट हैव वेरी, मतलब ये कोई बहुत रियल बहुत जनरल अप्रोच नहीं है, इट हैज लिमिटेड यूज, इसका बहुत ज्यादा जनरल यूज नहीं है, ठीक है। ध्यान रखोगे इट इज यूज्ड ओनली फॉर 3 सिमेट्रिक केसेस, ये सिर्फ 3 सिमेट्रिक केसेस में यूज होता है, ठीक है ना। अदर केसेस में इसका यूज नहीं होता है, इट इज नॉट यूज्ड इन अदर केसेस, इज दैट ओके, ठीक है। तो इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे थर्ड अप्रोच जो है। लेकिन आप ध्यान रखोगे ये दो अप्रोच बताया गया ना ये ज्यादा जनरल अप्रोच है। जैसे हम आपको बता दे रहे हैं ये 3 सिमेट्रिक केसेस जो होता है ना वो बेसिकली इनफाइनाइट प्लेन, इनफाइनाइट सिलेंडर, ठीक है, और स्फेयर, ठीक है। तो गॉस लॉ से भी बहुत लोग ऐसा सोचते हैं ना कि फील्ड गॉस लॉ से निकल जाएगा, तो आप ध्यान रखो कि फील्ड गॉस लॉ से निकलता है बस 3 केसेस में, इनफाइनाइट प्लेन, इनफाइनाइट सिलेंडर और स्फेयर के केस में। और स्फेयर में भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए रॉड की बात कर रहे हैं, रॉड का फील्ड आप जो है ना गॉस लॉ से नहीं निकाल सकते हो, यू कैन नॉट कैलकुलेट फील्ड ऑफ ए रिंग का फील्ड आप गॉस लॉ से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी केसेस में आप फील्ड गॉस लॉ से नहीं निकाल सकते, गॉस लॉ से फील्ड सिर्फ 3 केसेस में निकलता है, तो इसलिए इसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, इज दैट ओके, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली कैलकुलेट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये दो अप्रोच बताए गए नहीं, ये ज्यादा जनरल अप्रोच है। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है ना कि जब ज्यादा जनरल अप्रोच हमें पता है कि ये फर्स्ट और सेकंड अप्रोच ज्यादा जनरल है, तो ये थर्ड अप्रोच गॉस लॉ हम लोग क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज गॉस लॉ टू कैलकुलेट फील्ड इन सम केसेस, ठीक है। मतलब यहाँ पे ई कैलकुलेशन हम लोग क्यों करते हैं, ई कैलकुलेशन यूजिंग गॉस लॉ, ये थर्ड अप्रोच है हमारा, ठीक है। सो व्हाई वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ, ठीक है। कोई बता सकते हो कि गॉस लॉ से फिर हम लोग क्यों निकालते हैं जब फर्स्ट और सेकंड ज्यादा जनरल अप्रोच है तो? ये इजी हो जाएगा। क्या हुआ? इजी लगा नहीं, इसमें जानते हो देखो पहली बात आप ध्यान रखोगे गॉस लॉ का लिमिटेड यूज है, बहुत जनरल यूज नहीं है, ये सिर्फ 3 केसेस में, इट इज यूज्ड ओनली फॉर 3 सिमेट्रिक केसेस। और 3 सिमेट्रिक केसेस में ये जो 3 सिमेट्रिक केसेस है ना, इन 3 सिमेट्रिक केसेस में गॉस लॉ हाँ मतलब थोड़ा कैलकुलेशन आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। अगर वो दोनों अप्रोच लगाओगे ना, ये जो 3 सिमेट्रिक केसेस की बात कर रहे हैं हम, उसमें अदर 2 अप्रोचेस से कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इसीलिए हम लोग गॉस लॉ को यूज करते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई वी यूज गॉस लॉ, इज दैट ओके। तो देखो क्या होता है, बात यह ना कि जहां पे हमें जो आसान लगेगा ना वहां पे वो यूज कर देंगे, ठीक है। तो इन तीनों केसेस में गॉस लॉ थोड़ा इजी होता है अप्लाई करना, ठीक है। गॉस लॉ से कैलकुलेशन इजी हो जाता है, तो उन सभी अप्रोच से भी हो जाएगा यहाँ पे कैलकुलेशन, लेकिन गॉस लॉ इजी है इसलिए हम लोग गॉस लॉ यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया फील्ड का डेफिनेशन, ओके। और फील्ड का कैलकुलेशन कैसे करना है ये हम आपको बता दिए, ठीक है ना।
अब आप देखिए हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया ना, अब नाउ लेट अस डिस्कस, हम लोग इसके कैलकुलेशन पे आएंगे बाद में, ठीक है ना। नाउ कुछ हम देखो प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अच्छा हम एक बात बताना भूल गए, देखो यहाँ पे एक्चुअली देखो हम जब ये डिस्कस किए ना यहाँ पे, ठीक है, सी व्हेन वी डिस्कस्ड स्टार्टिंग में, सॉरी, यहाँ पे देखो ये बताया गया कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी माना जाता है, दिस इज ऑलवेज अप्लीकेबल, ओके। लेकिन अब कुलॉम्स लॉ के बारे में हम लोग बोलते हैं कि कुलॉम्स लॉ इज नॉट ऑलवेज अप्लीकेबल, ओके। तो इसलिए जो है ना, ये जो फॉर्मूला है ना, ये फिर वैलिड होगा फॉर रेस्ट या फिर भी मच मच लेस देन सी, ठीक है ना। चार्ज जो है वो रेस्ट में होगा या उसकी स्पीड, क्योंकि ये कुलॉम्स लॉ भी यहाँ पे यूज हो गया ना, देखो यहाँ पे फोर्स कुलॉम्स लॉ का पुट कर दिया, तो ये फॉर्मूला को इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला बोला जाता है, ठीक है ना। या फिर बहुत कम स्पीड, लो स्पीड फॉर्मूला बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल हाई स्पीड से मूव कर रहा होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता है, मगर ये जरूर लगेगा, दिस यू कैन ऑलवेज अप्लाई, ओके, क्योंकि यहाँ पे कुलॉम्स लॉ यूज हुआ है ना, इसीलिए। तो इसीलिए हम लोग जो कुछ भी जितने जो भी लिखा गया ना, उन सब में तो ये यूज किया गया ना, तो इसलिए ये सारा डिस्कशन जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, ठीक है ना। ऑल दिस डिस्कशंस आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये कंजर्वेटिव होता है, ठीक है ना, इट इज कंजर्वेटिव, ठीक है। तो कंजर्वेटिव है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, अदर मतलब फास्ट मूविंग चार्जेस वगैरह से जो फील्ड आएगा ना वो कंजर्वेटिव नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कंजर्वेटिव है तो इसलिए इसका कर्ल जो है वो 0 होगा, ठीक है। इसका लाइन इंटीग्रेशन अगर निकालोगे ना E डॉट dl along क्लोज पाथ, तो दैट इज 0, ठीक है ना, दैट इज 0, ठीक है। एक मिनट, ये 0 होता है, ठीक है ना। उसी तरह से इसका लाइन इंटीग्रेशन अगर निकालते हैं E डॉट dl, ठीक है, फ्रॉम सम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ओके, सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ओके। नाउ ठीक है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ये कंजर्वेटिव है, ओके। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए इसका ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है ना, तो देखो वेक्टर में एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको मान लो हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो वेक्टर में हम लोग ऐसे लिख दो, चलो एक मिनट, सिंस ऐसे लिखो, सिंस E इज कंजर्वेटिव so it can be, ठीक है, it can be expressed as gradient of a scalar। तो इसको आप ग्रेडियंट ऑफ स्केलर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, क्योंकि ये कंजर्वेटिव है। अगर कंजर्वेटिव नहीं होता ना तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर के टर्म में हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये बेसिकली कॉन्सेप्ट वेक्टर से आता है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से लिख देते हैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है ना। अब कैसे आता है वो हम उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल लिख दिया गया है, वेयर V को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये V को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहा जाता है दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रिलेशन, ठीक है। मतलब इसको ये बेसिकली एक स्केलर है, ध्यान रखोगे, दिस इज स्केलर, ठीक है ना। अब हम देखो V को अगर हम जैसे मान लो V को रिप्लेस करते हैं V प्लस सम कांस्टेंट्स है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगा, क्योंकि आप देखो कांस्टेंट का ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंशिएशन होता है बेसिकली। तो कांस्टेंट मान लो V की जगह V प्लस कांस्टेंट लिखेगा ना, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो फिर कुछ एक्स्ट्रा चेंज नहीं आएगा। तो मतलब पोटेंशियल को बाय एक कांस्टेंट अमाउंट चेंज करने पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए बोलते हैं कि पोटेंशियल यूनिक नहीं होता है, ठीक है ना। दिस पोटेंशियल इज नॉट यूनिक, ओके। सो यहाँ से देखो V को हम अगर V प्लस कांस्टेंट लिखते हैं ना तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है, तो दिस implies that the potential is not constant, ठीक है ना। दिस potential is
नॉट यूनिक, v इज नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं होता है, ठीक है ना। सो दिस इज वन पॉइंट, ओके। तो ये डिफरेंशियल रिलेशन है, ठीक है ना। अब अनदर पॉइंट ये है कि देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जैसे अगर मान लो हम इसको 1D का केस में ऐसे लिखेंगे ना, तो देखो Ex इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा माइनस dv/dx। अगर आप x कंपोनेंट निकालना चाहते हैं तो ऐसे निकल जाएगा। फिर y कंपोनेंट अगर निकालना चाहते हो तो ये बन जाएगा माइनस dv/dy, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ से देखिए, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो Ex dx आ जाएगा, तो यहाँ से v आ जाएगा। फिर यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो Ey dy आएगा, और इंटीग्रेट करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट v। तो इन जनरल v जो है ना हम ऐसे लिखते हैं, मतलब इन सभी को कंबाइन करके v को ऐसे लिख दिया जाता है इन जनरल, v इज इक्वल टू E डॉट dl, ठीक है। तो ये कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल रिलेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल रिलेशन, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल रिलेशन, ठीक है ना, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का ये इंटीग्रल रिलेशन है, ठीक है ना। तो इस रिलेशन में जो है ना, देखो कई तरीके से लिखा है, मतलब ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट भी लिख देते हैं, ठीक है ना। समटाइम्स राइट है कांस्टेंट, ओके, ठीक है। तो देखिए इसको जो है ना, एक दूसरा तरीका भी होता है इसको लिखने का, वी समटाइम्स राइट लाइक दिस, कि जैसे मान लो हम पोटेंशियल यहाँ पे निकाल रहे हैं, सपोज वी आर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एट सम x y एंड z, ठीक है ना। तो हम x y z से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे E डॉट dl, ठीक है, और हम यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट तक, ये भी एक तरीका होता है इसको लिखने का, ठीक है ना। ये ठीक है। तो इन सभी का एक्सप्लेनेशन एग्जिस्ट करता है, बट हम पूरा मतलब एक्सप्लेनेशन मींस डेरिवेशन, ओके। सो आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दोस डेरिवेशंस, ओके, हम डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने ये लिखा है, देखो कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट ये लाइन है, आप ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ग्रेडियंट ऑफ स्केलर। अगर ये कंजर्वेटिव नहीं होता ना, तो ये सब सारा डिस्कशन बेसिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, एक रिलेशन ये इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, और थर्ड इंपॉर्टेंट ये है। तो अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं एक्स वाई जेड पे, क्लोज लूप के लिए पोटेंशियल जीरो ही रहेगा। क्लोज लूप के लिए पोटेंशियल का क्या मतलब है? पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे डिफाइन करते हैं, समझ गया ना। वी डिफाइन पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है ना, नॉट मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस क्वेश्चन है वो, ठीक है। क्लोज लूप के लिए पोटेंशियल जीरो होगा, पोटेंशियल कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन का, ठीक है। सोच के बोलो, थोड़ा फिर से देखो, सोचो क्या बोल रहे हो, ठीक है। देखो हम बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि हम जो है ना, देखो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहते हैं एक्स वाई जेड पे, ठीक है ना। तो अगर हम एक्स वाई जेड पे निकालना चाहते हैं ना, तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा उस पॉइंट से हमें रेफरेंस पॉइंट तक। तो ये रेफरेंस जो लिखा गया ना, रेफरेंस जो लिखा गया, दिस इज बेसिकली रेफरेंस पॉइंट। तो ये बेसिकली होता है द पॉइंट वेयर वी एज्यूम, या वी टेक बोल सकते हो, वी टेक v इक्वल टू जीरो, v टू बी जीरो। तो जहां पे पोटेंशियल को हम लोग जीरो मानते हैं ना, उस पॉइंट को हम लोग रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्फिनिटी को रेफरेंस पॉइंट ले लिया जाता है, बोला जाता है कि रेफरेंस इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होगा, तो हम इन्फिनिटी को हम लोग यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखोगे कि फॉर फाइनाइट ऑब्जेक्ट्स या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फॉर फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रेफरेंस जो है ना, हम लोग इन्फिनिटी ले लेते हैं, रेफरेंस इज इक्वल टू इन्फिनिटी। और फॉर इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, रेफरेंस जो है ना वो इन्फिनिटी नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान रखोगे कि इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में अगर रेफरेंस इन्फिनिटी लेते हैं ना, तो हर जगह पे पोटेंशियल इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है। तो कभी भी अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो इन दोनों रिलेशन का यूज करते हैं। देखो दीज टू आर यूज्ड टू फाइंड, ठीक है, v व्हेन E is given,
तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ना तो पोटेंशियल निकालने के लिए इन सभी रिलेशंस का यूज करते हैं। तो मतलब जिस पॉइंट पे भी आपको पोटेंशियल निकालना है वहां से इंटीग्रेट करोगे रेफरेंस पॉइंट तक। रेफरेंस पॉइंट मतलब वो पॉइंट हो गया जहां पोटेंशियल क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, ठीक है ना, किस पॉइंट पे पोटेंशियल को जीरो करना है, ठीक है। तो बस ये कर देंगे, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट देखो हम बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे क्या होता है कि यहाँ पे ये इंटीग्रेशन जैसे हम कर रहे हैं ना, यहाँ से आप समझ सकते हो, इधर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करोगे तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे तो एक कांस्टेंट तो आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे वही कांस्टेंट यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है कि देखिए अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करते हैं, ठीक है ना, वी आर एडिंग ए कांस्टेंट, तो इस कांस्टेंट को फाइंड करने के लिए कुछ इनिशियल कंडीशन लगाना पड़ता है। मतलब हमें ये मानना पड़ता है कि हम पोटेंशियल को जीरो कहाँ पे ले रहे हैं, तो वही वैसे उसी को रेफरेंस पॉइंट बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए वो कांस्टेंट का वैल्यू फिर रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करने लगता है कि वेयर यू टेक पोटेंशियल टू बी जीरो, पोटेंशियल को आप जीरो कहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए पोटेंशियल जो है ना यूनिक नहीं होता है, इसीलिए इसी रीजन से बोला जाता है कि पोटेंशियल यूनिक नहीं है। लेकिन मान लीजिए हम एक जगह पे पोटेंशियल निकाले, ठीक है ना, V1, ठीक है ना, इस तरह से मतलब ही नहीं, ठीक है, मान लो यहाँ पे V1 निकाले और फिर उसी तरह से हम V2 निकालते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस लोगे ना तो ये C कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर आप पोटेंशियल का डिफरेंस निकालते हैं ना किसी दो पॉइंट के बीच में तो वो यूनिक होता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे पोटेंशियल भी जो है नॉट यूनिक है, नॉट यूनिक, लेकिन किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जैसे मतलब VA माइनस VB, ठीक है ना, मतलब दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ये PD है, पोटेंशियल डिफरेंस इज यूनिक। ये किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है ना वो यूनिक होता है, इट डजंट डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट, ठीक है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा यूनिक होता है, ठीक है ना। तो इसको मतलब ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो एक बैटरी है, तो बैटरी है ना, तो इसको हम बोलते हैं अगर 5 वोल्ट बैटरी है तो इसका मतलब दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 5 होता है। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जैसे मान लो ये 5 है, ये 0 है, ठीक है ना। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे ये मान लीजिए 2.5 है तो ये -2.5 है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिकली अब देखिए यहाँ पे पोटेंशियल 5 बोल दे रहे हैं और यहाँ पे 0 बोल रहे हैं, तो अलग अलग पोटेंशियल हो गया दोनों का डिफरेंस, लेकिन 5 है। यहाँ पे 2.5 -2.5 बोलोगे तो भी पोटेंशियल डिफरेंस 5 ही रहता है, ठीक है ना। तो वही बात है कि हम पोटेंशियल को कुछ भी बोल सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ वी चूज द रेफरेंस पॉइंट, ओके, ठीक है। तो इसी से पोटेंशियल का कैलकुलेशन होता है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए यहाँ पे ये पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। अब हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सॉरी, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है ना, और हमें इस पॉइंट पे R डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। तो बस सिंपली ऐसे ध्यान रखना है कि देखिए हम लोग पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करेंगे, फील्ड का वैल्यू पुट करके और उसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है ना। सो यू कैन इंटीग्रेट इट, ओके। तो हमें फील्ड को इंटीग्रेट करना है, तो फील्ड जैसे निकालते हैं ना, तो इसमें देखो इस पॉइंट पे फील्ड निकालते हो, हम जहाँ फील्ड अभी डिस्कस कर चुके हैं कि फील्ड इस पॉइंट पे होता है KQ/R², ठीक है ना। तो ऐसे सोचिए आप फील्ड, तो हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं ना, तो सॉरी पोटेंशियल हम ऐसे लिख देंगे, पोटेंशियल इज इक्वल टू -E.dl और यहाँ पे प्लस सम, मान लो सम कांस्टेंट C लिख दिया हमने, ठीक है ना। तो अब हमें E का वैल्यू यहाँ पुट करना है और इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो अभी देखो रफली स्पीकिंग इसको चलो ऐसे कर दो, ठीक है ना, क्योंकि ये इंटीग्रेशन जो है ना पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। हमने बताया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, तो आप ये DL को किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इससे इसका डायरेक्शन इधर है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो जैसे R के डायरेक्शन में है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, KQ है यहाँ पे, ये KQ है, KQ और डिवाइड बाई R², इसका डायरेक्शन ऐसे R कैप लिख सकते हो, और DL जो छोटा सा एलिमेंट है ना, इसको भी आप DR कैप लिख सकते हो इफ यू वांट, ओके। शॉर्ट बनाने के लिए ऐसा कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में लिया जा सकता है पाथ को, तो आप आर्बिट्ररी भी ले सकते हो यहाँ पे, बट इजी बनाने के लिए ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटीग्रेशन पाथ, ओके। तो ये R कैप डॉट R कैप 1 हो जाएगा, और DR/R का इंटीग्रेशन करोगे तो -1/R आ जाएगा, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू आ जाएगा KQ/R और प्लस C, ठीक है ना। तो ये है, तो ये पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला है, ध्यान रखोगे पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल लिखोगे ना R डिस्टेंस पे, तो KQ/R प्लस C आएगा। C जो है यहाँ पे एक कांस्टेंट है। अब अगर हम देखो ये कंडीशनल है, इफ रेफरेंस
क्योंकि ये छोटा सा चार्ज है, ठीक है ना। तो रेफरेंस अगर हम इन्फिनिटी पे लेते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज, इसका ये मतलब है कि आर जब इन्फिनिटी होगा तो पोटेंशियल को हम जीरो लेंगे। रेफरेंस इन्फिनिटी का मतलब यही होता है, व्हेन आर इज इन्फिनिटी देन पोटेंशियल इज जीरो। ओके, तो यहाँ पे पोटेंशियल को जीरो करोगे, देखो के क्यू और डिवाइड बाई यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा प्लस ये सी हो गया, तो इन्फिनिटी से डिवाइड करने पे जीरो आ जाएगा, तो सी इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है ना। तो फिर पोटेंशियल इज इक्वल टू आप ऐसे लिखोगे के क्यू बाई आर। तो आप ध्यान रखेंगे कि पोटेंशियल के क्यू बाई आर आप तभी यूज कर सकते हैं व्हेन यू टेक रेफरेंस एट इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ना वो रेफरेंस एट इन्फिनिटी लिया गया है, ठीक है। तो एक्चुअल में जानते हो क्या होता है कि आप फॉर्मूले को देख करके भी बता सकते हो कि रेफरेंस कहाँ पे है। उसमें फॉर्मूले में जो वेरिएबल है ना, उसमें देखो कि वेरिएबल का क्या वैल्यू पुट करने पे हमें बेसिकली पोटेंशियल जीरो मिल रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे वेरिएबल आर है, तो पता चल रहा है ना कि आर का हम इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे तो पोटेंशियल जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे रेफरेंस इन्फिनिटी है। अगर मान लो हम ऐसे लिख दें, देखो इफ v इज इक्वल टू, सपोज करो हमने ऐसे लिख दिया के क्यू बाई आर वन बाई आर माइनस वन बाई आर नॉट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, अब देखो ये मान लीजिए कभी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिख दिया गया किसी क्वेश्चन में, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं पोटेंशियल यूनिक नहीं होता है, हालांकि सबसे ज्यादा यूज यही होता है, दिस इज मोस्टली यूज्ड, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया हुआ है ना तो आपको मान के चलना है कि रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे है, ठीक है ना। तो ये ज्यादा यूज होता है, ये कम यूज होता है, लेकिन एग्जाम में ये भी आ सकता है, ठीक है ना। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज द पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज, ओके। और मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए फॉर्मूला ये दिया हुआ ही नहीं है ऑप्शन में, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा कुछ दे दिया, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, मान लीजिए कोई एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला है, कोई लॉगरिथमिक है, कोई 1/r² दिया हुआ है, तो आपको मतलब लॉजिकली इतना समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल जब पॉइंट चार्ज से लिखते हो ना तो 1/r वेरिएबल का जो फंक्शन है ना 1/r आता है, लेकिन यहाँ पे ऐड जो होगा ना कांस्टेंट वो जीरो भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे जीरो है ऐड किया हुआ, ठीक है ना, ये टर्म जीरो हो गया, और जीरो नहीं भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसमें देखो इफ v इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब ये है कि इसमें रेफरेंस इट्स रेफरेंस जो है वो r इक्वल टू आर नॉट है। r की जगह पे जब हम आर नॉट पुट करेंगे ना तो 1/r नॉट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल विल बी जीरो। तो दोनों लिखा जा सकता है, लेकिन ज्यादा यूज यही होता है। तो ये पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज हो गया, इज दैट ओके, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ये पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकल गया ना, तो अब हम कंटिन्यूअस, ठीक है ना, किसी कंटिन्यूअस चार्ज का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज, ठीक है। तो कंटिन्यूअस चार्ज का पोटेंशियल लिखना है, ठीक है ना। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखोगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस चार्ज का पोटेंशियल लिखना है ना, तो देखो जैसे ये हो गया, इसमें कोई कंपोनेंट वगैरह का की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, यू डोंट हैव टू रिजॉल्व कंपोनेंट्स। तो हम ऐसे लिखेंगे कि एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है ना, और इसको लिख देंगे dq, और मान लीजिए इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस हम कहेंगे कि r है, this distance is r, okay, so we will write potential like this simply, k dq और divided by r integration, ठीक है। तो आपको समझना यही है, देखो यहाँ पे कि जब आप इस इंटीग्रेशन को कर रहे हो ना, देखो फिगर पे फोकस करना है, भाई हम बोल रहे थे ना पैटर्न नोटिस करना है। अब मान लीजिए आप ये कंफ्यूज होने लगे कि हम r की जगह पे क्या लिखेंगे, तो आपको इस फिगर को देखना है कि r इस फिगर में क्या डिफाइन किया गया है। तो r जो है बेसिकली वो एलिमेंट से लेकर जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट का डिस्टेंस है, समझ गए ना। तो ऐसा नहीं कि आप हर क्वेश्चन में r पुट करोगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एलिमेंट और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा ना वो यहाँ पे पुट किया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी एक्चुअली कैलकुलेट पोटेंशियल। तो इस तरह से हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। अब अगर आप निकालना चाहते हैं इससे, देखिए वेक्टर, इसको जो है ना, मान लीजिए थोड़ा सा जनरलाइज करके अगर लिखना चाहते हो, जैसे ऐसे देखो यहाँ पे ये, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है, जिस पॉइंट और ये कोई ओरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आप मान लो ऐसे r लिख देते हो, ये पोजीशन वेक्टर, और ये एलिमेंट है, एलिमेंट इसको हम dq लिख देते हैं, तो इसका पोजीशन वेक्टर को आप कुछ भी लिखिए, r dq हम मान लो लिख देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ना, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को निकालोगे तो ये r माइनस r dq का मॉडुलस हो जाएगा। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से देखो ये डिस्टेंस, तो वही डिस्टेंस ये लिखा हुआ था ना, तो बस इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे यहाँ पे। तो इसको आप ऐसे, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन k, और यहाँ पे dq आ जाएगा, और डिवाइड बाय r माइनस r dq मॉडुलस, ठीक है ना। यू कैन राइट लाइक दिस। तो ये ज्यादा यूज होता है, दिस इज मोस्टली यूज्ड, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट पोटेंशियल बिकॉज ऑफ
पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पोटेंशियल इस तरीके से, तो पॉइंट देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है ध्यान रखना है, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पॉइंट चार्ज, रेफरेंस वगैरह नहीं दिया हुआ है तो जनरली रेफरेंस इन्फिनिटी ले लेंगे, तो ये हमारा के क्यू बाई आर बन जाएगा, ठीक है ना। फील्ड हम लोग पॉइंट चार्ज का इस तरह से लिखे थे के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डायरेक्शन फील्ड का बता दिए, ठीक है ना। और ये कंटिन्यूअस का इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस का भी हम कैलकुलेशन एक भी नहीं कराए हैं, लेकिन एग्जाम में आ जाता है कैलकुलेशन, ठीक है ना। ओके, सो दैट्स द पोटेंशियल। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है ना, वो बेसिकली देखिए कई तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे कभी प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे तो ये सारे रिलेशंस पे क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ सकता है पोटेंशियल दिया हुआ है, फील्ड निकालना है, तो आपको ग्रेडियंट निकालना आना चाहिए कैलकुलस में, ठीक है ना। वेक्टर में आप लोग, कुछ स्टूडेंट तो पढ़ चुके हैं वेक्टर, कुछ अभी पढ़ रहे हैं, तो उनको पता चल जाएगा कैसे ग्रेडियंट निकालते हैं, ठीक है ना। तो इफ पोटेंशियल इज गिवन यू कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय टेकिंग ग्रेडियंट। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करके आप लाइन इंटीग्रेशन करोगे तो पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। वीडियो पॉज हो गई क्या? स्क्रीन ब्लैक हो गई क्या? हाँ स्क्रीन हाँ यस। ग्रुप में मैसेज डालो कोई कि वीडियो पॉज हो गया। पावर कट हो गई होगी। सर बहुत स्पीड लेकर आ रहे हैं यार। स्पीड है ये। EMT बहुत बड़ा है ना। पढ़ा तो है पर ऐसे अभी 2 घंटे का क्लास है, 2 घंटे का बाद में पढ़ना तो हमें ही पड़ेगा ना। तो ज्यादा हैवी थोड़ी है, हल्का ही है सिस्टम। सिस्टम हल्का निकल लिया, फोर्स तक निकलता नहीं है। सही है भाई। ऐसे धीरे चलेंगे फिर अगले साल तक होगा कोर्स। हम्म। ऐसे धीरे चलेंगे तो अगले साल तक होगा कोर्स। इस बैच में सारे नेट वाले ही हैं। हाँ शायद। यार नेट वालों को एक अलग ग्रुप बना लो यार, क्वेश्चन वगैरह ऐसे डिस्कस अच्छे से हो जाएंगे। वैसे ग्रुप वाले में तो नहीं पाता। हाँ बिल्कुल। अपने ही बना लो ना एक पर्सनल ग्रुप, कोचिंग को हटा के अपना खुद का बना लो। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, एक अपना खुद का पर्सनल ग्रुप बना लो जिसपे आसानी से कोई अगर डाउट वगैरह भी होंगे ना तो आसानी डिस्कस कर सकते हैं। हाँ सही है यार, ये काम तो अच्छा है, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो टेलीग्राम पर ग्रुप है उसमें जैम वाले बच्चे भी हैं क्या? उसमें सब है, जेम वाले भी है, नेट वाले भी है, नए भी है, पुराने भी है। अच्छा, बना लो ग्रुप टेलीग्राम पर, अगर सब एग्री हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बनाओगे कैसे कोई? तो वो कल जो ग्रुप में मैसेज आया था वो डाउट 1 डाउट 2 वो टीचर्स हैं क्या जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? अरे नहीं, कोई स्टूडेंट ही है वो। स्टूडेंट ही होगा जो शायद पास आउट हो। पावर कट का आ गया मैसेज। हाँ तो बना लो ग्रुप, कैसे बनाना है ग्रुप भाई?
आप लोग बैच 2 क्या है? हाँ बेस्ट टू की हम सब। तो बैच 2 के लिए है ग्रुप, पर्सनल ग्रुप। क्या क्या पूछ रहे हैं आप? बैच 2 के लिए है ग्रुप मतलब। व्हाट्सएप नंबर भेज दो, उस पे मतलब हम नंबर सेंड कर देंगे अपना अपना। नहीं नहीं, उसको डाल मैं लिंक भेज दूंगा, मतलब ऑफिशियल पे ज्वाइन कर लेना। भाई उसमें सब ऐड हो जाएंगे फिर, जो तू लिंक भेजेगा उसमें। ओनली पर्सनल चाहिए नेट वालों के लिए। वही तो। हाँ वही, मतलब एक पर्सनल नेट वालों के लिए जिसमें ना आराम से डिस्कस कर सकते हैं आप। हम्म। प्रॉब्लम्स तो इस ग्रुप में भी डिस्कस हो जाती है, जो भी ऑफिशियल जो ग्रुप है टेलीग्राम पर। अब इस पे ना मैसेजेस में हो सकती है ना, बाई चांस अगर आप चाहो तो उस ग्रुप में कॉल भी कर सकते हो किसी को। ओके ओके ओके। जेस्ट का एग्जाम कौन कौन दे रहा है? अब नेट का पेपर अपना जून में ही लगेगा, जुलाई में हो सकता है? भाई जुलाई में? चांसेस जुलाई के ही लग रहे हैं, जून बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ बढ़िया है यार, जुलाई में ही है भाई, टाइम मिल जाएगा कम से कम रिवाइज का। हाँ जुलाई में चांस लग रहे हैं। लिंक आ गया, उसने मंजीत ने लिंक भेज दिया। हाँ लिंक भेज दिया, ज्वाइन कर लो। ये मंजीत ने लिंक भेजा, ये ज्वाइन करना है क्या? मंजीत इस लिंक को बाद में अभी अपनी क्लास खत्म होती देर में उसके बाद हटा दियो, जिससे फिर जो जो नेट के बंदे हैं वो ज्वाइन कर लेंगे, और फिर जिसको भी ज्वाइन करना है वो अपने आप अपन उसको अलग से इनवाइट कर लेंगे। ठीक है। तो ये कौन सा लिंक है विजय विजय? ये नेट वालों को लिंक है भाई, ज्वाइन कर लो नेट वाले। नए वाले ग्रुप में एक बार मैसेज डाल के कंफर्म भी कर लेना कि नेट वाले हैं सभी या नहीं। ये ग्रुप सर ने बनाया या स्टूडेंट ने? और इस ग्रुप में ना कोई क्वेश्चन पूछे तो यार उसका आंसर देने की कोशिश करना सर। और इस ग्रुप को कोशिश करना कि क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स के लिए ही रखे। हाँ यार फालतू भी वो ना हो बातें।
भाई आई थिंक हो गए सारे, वो लिंक हटा दे अगर हटाना हो तो।